हाय एवरीवन, कीकन टिप्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम एंजाइम पार्ट नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं और इसमें हम यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स की एंजाइम्स को कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। नंबर 1 इज टेम्परेचर। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो ये आता है दिस इज टेम्परेचर और दिस इज रिएक्शन वेलोसिटी। ठीक है, रिएक्शन वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। एंजाइम जो है, ध्यान रखना, एंजाइम जो है वो हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट काम करते हैं। तो यहां पर अगर तुम देखोगे, सपोज दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर और तुम देख भी रहे होगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो दो चीजें यहां से पता लग रही है कि एंजाइम जो है वो हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सबसे बेस्ट काम करेंगे क्योंकि वहां पे रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें यहां पर अगर हम ग्राफ की शेप के बारे में बात करें तो ग्राफ की शेप जो है वो एक बेल शेप्ड ग्राफ है। बेल शेप्ड ग्राफ है, घंटी जैसा ग्राफ है। ठीक है, तो इट इज अ बेल शेप्ड ग्राफ। दूसरी चीज यहां पर एक्सेप्शंस है। देखो, सबसे पहले जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर मैं ह्यूमंस के केस में बात करूं तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ह्यूमंस के केस में ये आता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर नॉर्मल रेंज में बात करें कि ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम्स जो है वो कब वर्क करते हैं, तो नॉर्मल जो है एंजाइम जो है लगभग 25 से 40 डिग्री सेल्सियस में एंजाइम जो है वो वर्क अच्छे खासे कर लेते हैं अगर मैं टोटल ओवरऑल की बात करूं। लेकिन इससे नीचे अगर टेम्परेचर गया तो एंजाइम विल बी इनएक्टिव। तो इफ टेम्परेचर इज बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव बन जाएगा। और अगर टेम्परेचर जो है वो गया, इफ टेम्परेचर विल बी अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। यहां पर एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। तो यहां पर यही है कि एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते, इससे नीचे इनएक्टिव बन जाएगा, इससे ऊपर गया तो एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक बात लिखी हुई है, एक्सेप्शंस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहां पर एक बात लिखी हुई है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट ईदर डबल्स और रिड्यूस टू हाफ। तो यहां पर यही चीज है कि अगर 10 डिग्री राइज टेम्परेचर पे किया, ठीक है, 10 डिग्री, अब तुम यहां पे देखोगे ही कि 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करने पे, ये देखो 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करने पे ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो रिएक्शन रेट डबल होगी। लेकिन अगर उसके बाद
टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है तो रिएक्शन रेट जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ होगी. वाई? ऑप्टिमम टेम्परेचर से अब टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है तो इसीलिए वो हाफ होगी. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन एनसीईआरटी. तो इसको जो है ना यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ कि इसको जो है ये कर लेना. अब हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं. हमने एक्सेप्शंस किया था कि ठीक है एंजाइम जो है वो वर्क करता है बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर. सारे एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं. एक्सेप्शन यहाँ पर है टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की पॉलीमराइजेशन में यहाँ पर हेल्प होता है, मतलब पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए की पॉलीमरेज. तो इसीलिए ये क्या करता है, इट कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर. ठीक है, फंक्शनल एट हायर टेम्परेचर. फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे भी इतना ज्यादा अच्छे से ये काम कर लेता है. और ये किससे ऑब्टेन होता है? ये होता है थर्मस एक्वाटिकस. बैक्टीरिया का नाम है, याद रख लेना, एक्वाटिकस. ठीक है, तो ये जो है वो टेम्परेचर के बारे में हमने बात कर ली है. अब हम पीएच के बारे में बात करते हैं. देखो पीएच भी एंजाइम जो है वो हाई पीएच पे कोई काम नहीं करेगा, ना ही लो पीएच पे काम करेगा. एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे काम करेगा, न्यूट्रल पीएच पे काम करेगा और वो पीएच है 7. तो अगर हम इसका भी ग्राफ देखें तो दिस इज पीएच एंड दिस इज रिएक्शन वेलोसिटी. रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है, रिएक्शन वेलोसिटी है. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इसका भी कोई और डिफरेंट पेन से बनाते हैं, रेड पेन से ही बना लेते हैं. इसका भी इन्वर्टेड बेल शेप ही ग्राफ रहेगा और जहां पर उसकी सबसे ज्यादा क्या रहेगी, जहां पर उसकी सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन वेलोसिटी रहेगी, वही ऑप्टिमम पीएच होगा. और ये पॉइंट इसका ऑप्टिमम पीएच है. तो शेप क्या है ग्राफ की? वही है इन्वर्टेड बेल शेप्ड ग्राफ, बेल शेप. ठीक है, तो एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं ऑप्टिमम पीएच. तो नॉर्मल जो ऑप्टिमम पीएच है, नॉर्मल ऑप्टिमम पीएच वो क्या है? इक्वल टू 7. 7 पे जो एंजाइम है वो अच्छे खासे वर्क कर लेते हैं. अब एक्सेप्शंस हमेशा यहाँ पर काम आती है, एक्सेप्शंस हमेशा यहाँ पे होती है. तो सबसे पहली एक्सेप्शन है अपनी सलाइवरी अमाइलेज. भाई माउथ में होता है, बक्कल कैविटी में, सलाइवा में होता है. तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो पीएच जो है 6.8 पीएच पे ये काम करता है, विच इज नियर बाय 7, लेकिन 6.8 एग्जैक्ट इसका पीएच है. और दूसरा है पेप्सिन. सबने सुना होगा पेप्सिन, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है इन स्टमक में और इसका जो पीएच रेट है वो लगभग 1.2 है. मतलब काफी ज्यादा एसिडिक पीएच में ये काम करता है. अगर इसको पीएच 7 में डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. तो ये पीएच का हो गया. अब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे आते हैं. अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी जो एंजाइम्स है वो बहुत रियली डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो वो अपना देखते हैं. सबसे पहले अब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे आते हैं और इसको ध्यान से सुनना क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर मैंने लिख दिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन. ठीक है, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? रिएक्शन वेलोसिटी. ठीक है, अब यहां पर जो ग्राफ बनेगा
वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। सबने फिजिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ जो है वो पढ़ा होगा। अब ध्यान से अगर तुम नोटिस करना, दिस इज द पॉइंट, सॉरी, दिस इज द पॉइंट एट विच वी मैक्स इज अचीव्ड। यानी कि अब तुम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे भी, रिएक्शन वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। ऐसा क्यों? देखो, एंजाइम्स जो है वो लिमिटेड है हमारी बॉडी में। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूं, अगर तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे समझना है तो ये एग्जाम्पल है कि मान लो 5 एंजाइम्स है मेरी बॉडी में, और उसके लिए 5 एंजाइम 5 ही सबस्ट्रेट को जो है वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। ये एंजाइम्स है और ये जो है वो प्रोडक्ट है। तो अगर ये है सबस्ट्रेट, और अगर मैं सबस्ट्रेट को 6 कर लूं, 7 कर लूं, 8 कर लूं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मान लो मैं सबस्ट्रेट को 6 कर लूं, 7 कर लूं, 8 कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एंजाइम लिमिटेड है, एंजाइम 5 ही है, तो वो 5 एंजाइम जो है वो 5 सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेंगे टू इनेबल देम टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। अगर मैं उसको सबस्ट्रेट को 7 कर लूं, 8 कर लूं, 9 कर लूं, उससे कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए सेम यही है कि हर एक एंजाइम की अपनी अपनी वीमैक्स जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये वीमैक्स है। और यहाँ पर मान लो वीमैक्स रेड ब्लैक पेन से ही लिखते हैं, वीमैक्स बाय 2 है। अब वीमैक्स बाय 2 में यहां पर एक टर्म होती है, एक टर्म यहां पर यूज होती है जिसको हम कहते हैं Km वैल्यू। अब ये Km वैल्यू क्या है, Vmax बाय 2 से क्या रिलेशन है, वो समझते हैं अपना। सबसे पहले इसमें एक्सेप्शंस तो नहीं आएगा, तो वो वाइट कलर से ढक लेते हैं भाई, एक्सेप्शंस तो यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है कि Km वैल्यू क्या है। Km वैल्यू इज इक्वल टू concentration of substrate at which Vmax by 2 is achieved। अब कई लोग जो है ना वो लिखते हैं Km is equal to Vmax by 2। सबसे पहले तो इसको क्रॉस मार दो, बिल्कुल भी ये ऐसा रिलेशन है ही नहीं। ध्यान से पढ़ो मैंने लिखा क्या है। Km ऐसे एक वैल्यू है, ऐसी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जहां पे सबस्ट्रेट की Vmax by 2 अचीव होती है। यानी Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जहां पर Vmax by 2 अचीव होती है। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकती हूं, Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच इट्स Vmax by 2 इज अचीव्ड। ऐसी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जहां पे उसकी Vmax by 2 अचीव हो जाती है उसको हम Km वैल्यू कहते हैं। एंड Km वैल्यू जो है, Km वैल्यू इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टर्नओवर नंबर, या इसको हम कहें इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इसका मतलब
यहाँ पर एक टर्नओवर नंबर एक ऐसा नंबर है, या इट टेल्स अस अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। जिसका जितना टर्नओवर नंबर ज्यादा, उसकी उतनी ही एफिशिएंसी एंजाइम की उतनी ज्यादा। और जिसका जितना केएम ज्यादा, मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसका जितना केएम ज्यादा उसका उसका टर्न ओवर नंबर कम और उसकी एफिशिएंसी एंजाइम की भी उतनी ही कम, बिकॉज दे हैव इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन विद ईच अदर। तो आई होप कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट हमारे पास बचा है इनहिबिटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स जो है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो इनहिबिटर्स में अगर देखें, देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो ये इसकी एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक है, ये रेड नहीं दिखेगा, ठीक है, मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, दिस इज एंजाइम, ठीक है, और मान लो ये इसका सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो ये इसका सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट होगी, दिस इज द एक्टिव साइट। और ये जो है एक अनदर उसका मिलता जुलता, सबस्ट्रेट के साथ ही मिलता जुलता है ये, ठीक है, दिस इज इट्स इनहिबिटर। अब होगा क्या, दोनों एक साथ मिलते जुलते हैं, सबस्ट्रेट भी और उसका इनहिबिटर भी, दोनों मिलते जुलते हैं, तो मतलब दोनों ही एंजाइम के ऊपर बाइंड करना चाहेंगे। पर हमने तो प्रोडक्ट को अचीव करना है, इनहिबिटर हमें प्रोडक्ट नहीं देगा, इनहिबिटर बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं देगा, प्रोडक्ट देगा तो उसका सबस्ट्रेट। अब प्रॉब्लम क्या है, सबस्ट्रेट तो आसानी से बाइंड कर देगा, पर बाधा कौन डालेगा, इनहिबिटर, क्योंकि इनहिबिटर भी एंजाइम के ऊपर बाइंड करना चाहेगा, वो प्रोडक्ट को बनने से रोकेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। मतलब इनहिबिटर भी, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनहिबिटर भी एंजाइम के ऊपर बाइंड करना चाहेगा और सबस्ट्रेट भी बाइंड करना चाहेगा, जिसके कारण अगर इनहिबिटर ज्यादा हुआ सबस्ट्रेट से, अगर इनहिबिटर जो है वो ज्यादा हुआ सबस्ट्रेट से, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बनेगा, बहुत कम। इसीलिए टू ओवरकम दैट हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हमें वो डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। कहानी समझ में आई? कहानी ये है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक जैसे दिखते हैं और वो दोनों चाहेंगे कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे वो बाइंड करे, पर क्योंकि हमें प्रोडक्ट को अचीव करना है, प्रोडक्ट इनहिबिटर से नहीं बनेगा। इनहिबिटर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी सबस्ट्रेट से, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा या प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। और इसको हम अवॉइड करने के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए और सेम रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले
तो सबसे पहले यहां पर इनहिबिटर है और यहां पर रिएक्शन वेलोसिटी है। अब यहां पर तुमने ये नॉर्मल जो है एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट में हो रहा था, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ये इनहिबिटर के एब्सेंस में हो रहा था, ठीक है। आराम से वी मैक्स अचीव हो रहा था, आराम से वी मैक्स अचीव हो रहा था, आराम से वी मैक्स बाय 2 अचीव हो रहा था KM के अक्रॉस। अब इनहिबिटर आया, इनहिबिटर को अवॉइड करने के लिए हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ी। तो ग्राफ जो है वो थोड़ा सा राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। सेम वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सेम वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें जो Vmax है, सेम Vmax को अचीव करने के लिए हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ा। अब इसमें ये आता है कि अगर मैंने यहां पर Vmax/2, इसका भी सेम है, अगर Vmax सेम है तो Vmax/2 भी सेम रहेगा, हाँ ये भी सेम रहेगा, ये भी Vmax भी सेम रहेगा, लेकिन Km बदल जाएगा, Km बदल जाएगा, Km हाई हो जाएगा, Km हाई हो जाएगा, Km विल बी हायर, Km in inhibitor is greater than Km in absence of inhibitor, ठीक है, absence of inhibitor। ये चीज ध्यान में रखनी है कि सब कुछ सेम रहेगा, Vmax भी सेम रहेगा, Vmax/2 भी सेम रहेगा, ताकि हम वो सेम प्रोडक्ट जो है वो अचीव कर पाए। तो हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ा, लेकिन Km जो है वो बढ़ जाएगा, Km जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी एंजाइम की कम हो जाएगी, टर्न ओवर नंबर जो है वो अगर ज्यादा हुआ कम हुआ तो Km वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब सबस्ट्रेट इनहिबिटर ने कुछ बाधा डाली सबस्ट्रेट के रास्ते में। तो यही है कि Km वैल्यू इनहिबिटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Km इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। और यहां पर ये भी देखना है, एक बात यहां पर एग्जाम्पल बहुत देखनी है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि मेलोनेट इज अ इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट, मेलोनेट is the inhibitor of succinate। और ये कौन से एंजाइम्स के लिए फाइट करते हैं? ये एंजाइम के लिए फाइट करते हैं फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो मतलब दोनों ही मेलोनेट इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट जो है वो सक्सिनेट है, पर दोनों ही फाइट करते हैं फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इसी के साथ ही हमारा जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट में हम को फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे।